हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया के 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्जाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेट नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 13 तक का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया है। अगर आप सबने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14। पहला क्वेश्चन है इसमें भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों में कौन सा निकाय है जो संवैधानिक निकाय है। तो पहला है आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन है ये कि भारत की निम्नलिखित संगठनों या निकायों में कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है। फ्रेंड्स, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसमें है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन हुआ था फ्रेंड 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग फ्रेंड का गठन हुआ था 1955 में। 1955 में गठन हुआ था। और विधि आयोग का जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष का होता है और हर एक 3 वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में हुई थी इसकी स्थापना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं साथ के साथ बताते चल रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित है अनुच्छेद 52 में। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया है, ये सही है फ्रेंड। तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो। फ्रेंड, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 58 जो है ये राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है, योग्यता से। और आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, महाभियोग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया फ्रेंड, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। फ्रेंड, यूएसएसआर, यूएसएसआर से क्या लिया गया है, रशिया से मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये मौलिक कर्तव्य ये यूएसएसआर से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है फ्रेंड कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 348। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। तो ये इसका हो जाएगा फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 के तहत कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी नदियां हैं जो पूर्वी घाट से निकलती है। पूर्वी घाट से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो फ्रेंड पूर्वी घाट से ये निकलती है नागवली और वंशधारा, ये पूर्वी घाट की नदी है। पश्चिम और ये ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा ये फ्रेंड पूर्वी घाट की नदी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2 और 4। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे सही है फ्रेंड, सभी हो जाएगा डी। तो देखेंगे सही कथन, इनमें केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है, इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है और इसमें भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः भाव होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महासागर की भूप्रपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? महासागर की भूप्रपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सिलिका और मैग्नीशियम दोनों की बहुलता होती है भूप्रपट्टी में। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य कथन है? कौन सा सत्य कथन है? इसमें बताना है कौन सा सत्य कथन है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो सत्य कथन देखेंगे एक बार, पृथ्वी के ऊपरी परत की भूप्रपट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, ये सही है। समुद्र तल पर भूप्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऐहोल शिलालेख के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐहोल शिलालेख के संबंध में कथन पे विचार करना और कौन सा कथन सही है ये बताना है ऐहोल शिलालेख के संबंध में। तो इसमें देखेंगे यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, तो ये गलत है फ्रेंड, ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया था। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, ये सही है। इसे रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल जो है कहाँ स्थित है? गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल है, वो कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लद्दाख में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में नीलो पिटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है? नीलो पिटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में। सार्वजनिक अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में नीलो पिटू शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? पुस्तक है और लेखक बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही सुमेलित है, कौन गलत है। तो किताब उल रहला को किसने लिखा था फ्रेंड? ये इब्न बतूता ने नहीं लिखा था, ये अल बरूनी हो जाएगा, अल बरूनी। सॉरी, किताब उल रहला तो इब्न बतूता नहीं लिखा था। 14 का हो जाएगा फ्रेंड, 14 का ए ही हो जाएगा। किताब उल रहला इब्न बतूता ने और शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था फ्रेंड? तो निरियाकस आया था, अनिसोक्रिटस आया था, अरिस्टोबुलस आया था फ्रेंड, डाइमेकस नहीं आया था। डाइमेकस फ्रेंड बिंदुसार के शासन में भारत आया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 15 का हो जाएगा बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? किस मौर्य के शीर्ष स्तंभ पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड संकीसा स्तंभ पे। संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? कौन बना था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन बना था फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन माधवराव प्रथम जो है ये पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा बना था। फ्रेंड पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था? ये 1761 में हुआ था, 1761 में। किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था? कौन जो है फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? कौन है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये प्रथम कवि था फारसी का जिसने अपने कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज में
भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था। तो भाग किसने किसने लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। ठीक है, तो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ कब था फ्रेंड? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, 7 सितंबर 1931 को। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही बताना है? विद्रोह का दमन कब कब स्टार्ट, कहाँ कहाँ चला था, तो ये बताना है कौन कौन सा सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, पहले मेरठ, फिर दिल्ली, फिर कानपुर, फिर लखनऊ और झांसी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भारत छोड़ो आंदोलन से जो उत्पन्न दंगे हुए थे वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से चुने। तो किस में हुए वो बताना है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड। हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था भारत में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। नेक्स्ट देखेंगे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। ये खिलाफत आंदोलन का शुरुआत का पीछे कारण था। ये स्टार्ट कब हुआ था फ्रेंड? 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड्स घोषणा पत्र और सार्जेंट आयोग, इसको बताना है कि कब कब हुआ था और इसको मार्क करना है सही। तो हंटर आयोग फ्रेंड हुआ था 1882 में। हंटर आयोग कब हुआ था? 1882 में। सैडलर आयोग कब हुआ था? सैडलर आयोग 1917 में हुआ था। सैडलर आयोग 1917 में, 1917 में। वुड्स डिस्पैच, वुड्स का घोषणा पत्र 1854 में। और सार्जेंट आयोग फ्रेंड हुआ था 1944 में, 1944 में सार्जेंट आयोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, 3124, 3124 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस जो है अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ऐसा डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल। सौर सेल जो होता है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो उसके किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, घटेगा, उसका वेग घटेगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या होता है? किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है किसी कोशिकाओं के क्रियाओं का मुख्य स्थल होता है, कोशिका द्रव्य। 29 का हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? रेनिन का स्राव कहाँ से होता है फ्रेंड? रेनिन का स्राव होता है जठर ग्रंथियों से। जठर ग्रंथियों से रेनिन का स्राव होता है। अग्नाशय से क्या होता है? अग्नाशय से इंसुलिन, इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से स्थापित वो स्राव होता है इंसुलिन का। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य की जो श्वसन नली में होती है, मनुष्य की श्वास नली में होती है, क्या होती है फ्रेंड बताना है? मनुष्य की श्वास नली में, तो इसका हो जाएगा ओ आकार की उपास्थि होती है। मनुष्य के श्वसन नली में ओ आकार की उपास्थि होती है, ओ आकार की उपास्थि। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों को सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका हो जाएगा जैव आवर्धन, जैव आवर्धन कहा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी। अग्रचवर्णक की संख्या 4 जोड़ी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, यकृत जो है निम्नलिखित में से किससे संश्लेषित करता है? यकृत निम्नलिखित में से किसको संश्लेषित करता है? तो ये यकृत किसे करता है फ्रेंड? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया को। यकृत जो होता है यूरिया को संश्लेषित करता है। फ्रेंड, प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है फ्रेंड? पीनियल ग्रंथि, तो मेलाटोनिन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मेलाटोनिन जो होता है ये पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। फ्रेंड, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का जो उत्पादन होता है फ्रेंड, ये हमारे मस्तिष्क में होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका श्रवण होता है। वैसोप्रोसिन का भी श्रवण जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन सी, अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत है। तो ये गलत है फ्रेंड, ये गलत है। बाकी दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, ये सही है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। और सब्जियां जो है खनिजों का समृद्ध होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, एसिटिलीन गैस को लाल तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो एसिटिलीन को जब लाल तांबे की नली से प्रवाहित करते हैं तो किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में विद्युत स्विचों, बर्तन के हत्थे एवं कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है? इसका तो हो जाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट का जो वो उपयोग जो है कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे एवं कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा फ्रेंड? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कौन दिया था फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्विनवाद से। ये डार्विनवाद से संबंधित है, जीवन संघर्ष एवं योग्यता की उत्तरजीविता। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये अजीत वाडेकर थे। अजीत वाडेकर थे भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसे अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? कौन सी भाषा है जनजातीय भाषा जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाली। संथाली भाषा ने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है। और संथाली भाषा बोली कहाँ जाती है फिर? तो झारखंड में। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा शहर जो है मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आजादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? आजादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है दिल्ली में। आजादी के संग्रहालय दिल्ली में स्थापित है, दीवाने संग्रहालय दिल्ली में। नेक्स्ट है, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। जारवा, सैंपेन, ये सब अंडमान निकोबार की जनजाति है। नेक्स्ट देखेंगे, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में राजाओं का संपर्क था किस? ठीक है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में राजाओं के बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा सुमात्रा से। तो ताम्रपत्र लेख ऐसा दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजा थे उनका संपर्क जावा और सुमात्रा से भी था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड 47, निम्नलिखित को सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और बताना है कि सही कथन का चयन करना है और सही मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे, इसमें है विलुप्त प्राय प्रजाति, इसका हो जाएगा लॉयन टेल मैकेक। लॉयन टेल मैकेक हो जाएगा, लॉयन टेल मैकेक। और विलुप्त, और ये असुरक्षित प्रजाति हो जाएगा नीली भेड़। असुरक्षित प्रजाति नीली भेड़। दुर्लभ प्रजाति हो जाएगा
दुर्लभ प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। दुर्लभ प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल, और विलुप्त प्रजाति हो जाएगा गुलाबी सिर वाला बतख। गुलाबी सिर वाला बतख जो होता है विलुप्त प्रजाति के संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 3214 3214। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है किसी वस्तु की पूर्ति। नेक्स्ट है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो ये हो जाए उपभोग। उपभोग जो होता है राष्ट्र, वो शून्य होने से रोकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है, ये कथन किसका है? अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है, यह कथन किसका है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसा। कोसा ने कहा था कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरा वीडियो हर एक अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, चाहे वो जिससे भी जुड़े हों, फ्रेंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पे शेयर करें जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।